हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो पीडीएफ है ना, इसमें हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ग्रामर, यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आज आप लोगों का हिंदी का फुल तैयारी आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे प्रश्न दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को हिंदी में 90 नंबर लाना है तो इस वीडियो को देखना मिस ना करें। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट कराता चलूंगा ना, ऐसे तो ढेर सारा प्रश्न है, बट इसमें हम जो जो आपको इंपॉर्टेंट कराता चलूंगा आप उस पर फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में है, और ये कौन से चैप्टर लिखे हैं तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोग जरूर पढ़े होंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, हमारी बातों को आप गौर से सुनेंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, कि जो लेखक का नाम होता है, ठीक है, लेखक का नाम और लेखक कौन कौन से कहानी, कौन कौन से कविता, कौन कौन से निबंध लिखे हैं ना, इनके बारे में आपको 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को याद करना पड़ेगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के रचनाकार कौन है तो भीमराव अंबेडकर, 20 के दांत के रचनाकार कौन है तो नलिनी बिलोचन शर्मा, नाखून क्यों बढ़ते हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है तो एक निबंध है, इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, अब हमारा देखिए इससे पहला प्रश्न क्या क्या है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ये काफी वायरल प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कर लेंगे। ठीक है, लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है। दूसरा प्रश्न हमारा हुआ, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप धीरे धीरे सभी प्रश्न पे जरूर कमांड कर लेंगे। ओके, तीसरा हमारा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, ये नहीं पूछेगा आपको। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान दे देना है। और ये लास्ट जो है 4th नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है, ये क्वेश्चन। और एक आपका जो है 5 नंबर भी बहुत बार पूछा गया, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। ये आपको पहला, दूसरा और चौथा और 5वां, ये क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से ध्यान दे देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा नलिनी बिलोचन शर्मा जो 20 के दांत लिखे हैं ना, ये चैप्टर से आपको कौन कौन से जो है ना, कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण, ये नहीं पूछेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सेकंड नंबर, खोखा किन मामलों में प्रभावित था, एकदम जो है ना कई सालों का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, 4th भी नहीं है। 5 आपको पूछ सकता है चित्रण करने के लिए, सेन साहब, मदन कासू और गिरधर का क्या करिए, चरित्र चित्रण करिए। मतलब ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है कि सेन साहब का कैसे आप चरित्र, सेन साहब कैसे व्यक्ति थे। ठीक है, ये सब चीज है, आपको चरित्र चित्रण करना है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 20 के दांत का जो है ना कहानी का सारांश लिखे, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अब हमारा देखिए सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, तो इसमें से देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे और चोर और डाकू बनते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, आप उसको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लेंगे। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, अब हमारा देखिए तीसरा चैप्टर, मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे। इसमें आप लोगों को देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ये पूछेगा क्वेश्चन। और तीसरा भी पूछ सकता है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारा देखिए अगला जो है ना, ये 6 नंबर भी इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेंगे दोस्तों। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, ये नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, ये 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, ये काफी बार पूछा गया। ठीक है, अब हमारा ये 4th नंबर चैप्टर देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे पहला प्रश्न आपको काफी वायरल प्रश्न है, पहला पूछा जाता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक के आगे कैसे उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरा, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, दूसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद तीसरा नहीं पूछेगा, 4th नंबर पूछता है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। ओके, ये ध्यान देना है आप लोग को। फिर इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है, लेखक की दृष्टि से बूढ़े की कथनों की सार्थकता क्या, ये पूछ सकता है या नहीं भी पूछेगा, तो आप इसको हल्का फल्का जरूर देख के जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखिए 5वां चैप्टर हमारा गुणाकर मूल्य है, जो लिखे थे कौन सा, नागरी लिपि। इसमें से देखिए
देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, ये पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, ये आपको पूछेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें। ठीक है, और तीसरा जो है ना आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 7 और 8, ये नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, ये भी पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो जो क्वेश्चन को हम आपको टिक कराते हुए चल रहे हैं उसको आपको अच्छे से ध्यान देना। देखिए बहादुर से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। पहली बार देखिए बहादुर, ये बहादुर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना कि आपको नहीं भी आप याद करोगे तो आप लिख पाओगे। ठीक है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करना है। दूसरा क्या है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। देखिए चारों क्वेश्चन में से कोई भी एक पूछ देगा, सभी क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी है। और 7 नंबर भी है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। ये जितना मैं आपको टिक करवाया हूँ सभी क्वेश्चन क्या है ना इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग क्या करेंगे देख लेंगे। ओके, अब हमारा देखिए अगला जो चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, 7 नंबर चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूं आपको। देखिए कम समय है, आपको पूरा तो मैं याद करने के लिए नहीं दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है, ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन भी दूसरा नंबर, भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे, ये 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसके अलावा इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, अब 8 चैप्टर देखो, ये जितना प्रश्न मैं दिया हूं ना सब छांट करके ही दिया हूं। ठीक है, उसमें से भी आपको मैं गेसिंग करवा रहा हूं आपको। ठीक है, ये हमारा जो है 8 नंबर चैप्टर, जीत जीत में निरखत हूं, जिसको लिखे थे पंडित बिरजू महाराज। पहला क्वेश्चन, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हनुमान जी का प्रसाद वाला। ठीक है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन पूछेगा। और फिर उसके बाद तीसरा के अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों 6 और 7। ठीक है, कहता है बिरजू महाराज कौन कौन से बाघ बजाते थे, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद 7 नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो ना तो एक भी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। अब 9 नंबर चैप्टर देखिए हमारा। देखिए हिंदी का सिलेबस काफी बड़ा है बट उसको मैं एकदम छोटा कर दिया हूँ। पहला चैप्टर अभिनय क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, हर बरस अभिनय में कब और कैसा समारोह रहता है, जितना मैं टिक करवा रहा हूँ एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। नदी के तट पर लेखक को किसकी याद आती है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर एक आपका और है, नदी तट पर लेखक बैठते हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, फिर हमारा देखिए 10वां नंबर चैप्टर मछली। मछली में भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, पहला क्वेश्चन। मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किए, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मछली को छूते हुए संतु क्यों हुचक रहा था, तीसरा। और चौथा, संतु क्यों उदास हो गया। और मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, ये आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए नौबत खाने में इबादत, इसमें हमारा देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको बड़ा नंबर में पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर थे। बिस्मिल्लाह खां वाला जो ये वाला क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा 12 नंबर चैप्टर यहाँ से कहानी खत्म हो जाता है। शिक्षा और संस्कृति, ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, और गांधी जी का अभिप्राय जो है, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, और शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप तीनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देंगे। अब हमारा देखिए काव्यखंड में चलते हैं। पहला चैप्टर हमारा 13वां चैप्टर गुरु नानक जी है। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको करवाता हूं। कभी किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मारता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये तो सोचिए दोस्तों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। और फिर तीसरा, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास क्या है, 3 क्वेश्चन आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हमारा देखिए 14 नंबर चैप्टर रस खान के बारे में। ये पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, और कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इसमें से व्याख्या करना आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, व्याख्या करना जो आपको लास्ट में 5 नंबर का मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला चैप्टर कौन सा है, घनानंद। ठीक है, 15वां चैप्टर है घनानंद। कहता है कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मन लेहू पे छटाक नहीं, ये भी 2nd नंबर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और ये कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है, ये आपको तीसरा चैप्टर जो है काफी, मतलब तीसरा क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा देखिए 16वां नंबर चैप्टर दोस्तों। अब 16वां नंबर चैप्टर देखिए बद्री नारायण चौधरी, जिन्होंने लिखा था प्रेमगन। कहता कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, ये नहीं। कवि नगर बाजार अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेताओं के बारे में कवि ने डफाली किसे कहा, ये 3 क्वेश्चन, पहला और फिर तीसरा और 5वां एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
17वां चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। आप लोगों को जरूर कोचिंग ट्यूशन आप लोग जहां भी जाते होंगे पढ़ने के लिए आपको आंसर लिखाया गया होगा। बस आपको वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं कि इतना से आपको एग्जाम में प्रश्न आएंगे। सुमित्रानंदन पंत जो है हमारा, देखिए प्रथम, ये एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। कवि के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ना देखो तो चल जाएगा काम, ठीक है। अब देखिए अगला, रमधारी सी दिनकर, इसमें कवि की दृष्टि में समय का रथ का घर घर नाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और कहाँ मिलेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद हमारा देखिए 19वां नंबर चैप्टर जाएगा, सच्चिदानंदन हीरानंद बतस्यायन अज्ञे, ठीक है। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी है, पहला क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। और देखिए कुंवर नारायण में जब आप जाओगे, कुंवर नारायण, तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, हमारा पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वृक्ष और कवि में क्या संबंध है, दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों को आप लोग को देख लेना है, ओके। फिर हमारा देखिए वीरेंद्र अग्रवाल, ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस जितना को टिक करवा रहा हूं ना दोस्तों, उतना ही प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए अनामिका, अनामिका से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेना। और ये आपको व्याख्या करने में पूछ सकता है, इसको भी वीवीआई कर लीजिए दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। गमले से टूटता हुआ गा और घड़े से लुढ़कता हुआ घा का क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब हमारा जीवनानंदन दास है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रेनर माने रिलके में चलते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। और पहला क्वेश्चन, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप देख लेना, ठीक है। अब हमारा देखिए सेकेंड पार्ट, मतलब हमारा फर्स्ट बुक में कौन कौन सा जो है, कौन कौन सा हम लोग का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको पूरा करा दिया, ठीक है, फर्स्ट में, ठीक है। अब हमारा जो है सेकंड बुक स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकंड बुक से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आज कराने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड, सभी के सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, पूरा हिंदी का पूरा टॉपिक जो है ना मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया। अब हिंदी पार्ट 2 में आते हैं हम लोग दोस्तों। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, दही वाली मगम्मा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दही वाली मगम्मा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, मतलब ये न जाने कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बस इसमें आपको दही वाली मगम्मा में 2 क्वेश्चन आपको लेकर के जाना है और यही से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारा ढहते विश्वास सात कोरी होता, लक्ष्मी कौन थी, ये काफी बार देखिए, जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ काफी वायरल प्रश्न है दोस्तों। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए, मतलब लक्ष्मी कौन थी, इसका पूरा का पूरा आपको चित्रण करना है, ठीक है। तो ये हमारा ढहते विश्वास का पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दिया, ज्यादा आप लोग को नहीं दिए हैं कि आप लोग को तैयारी करने में आसानी हो। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी, ईश्वर पेटलीकर, माँ खत्म हो गया। फिर सुजाता पपाती कौन थी, वो शहर क्यों लाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पपाती कौन थी, वो शहर क्यों लाई गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए लास्ट चैप्टर है हमारा, धरती कब तक घूमेगी, सावर दैया। सीता ने अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीता का चरित्र चित्रण करें, जितना मैं क्वेश्चन इसमें बताया हूं ना सेकंड बुक में, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कुछ भी छांटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ग्रामर में बढ़ते हैं। देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करना बताते हैं, अब यहाँ से ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। आपका प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, ओके, आपका प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए दोस्तों 17 फरवरी 2025 को जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ये आपके नंबर में जो है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके नंबर में 4 चांद लगाने वाला विषय है। अगर यूं कहे तो अगर कोई विषय में ज़्यादा नंबर उठता है ना दोस्तों, तो हिंदी में खूब क्वेश्चन, खूब जो है ना, खूब नंबर आप उठा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, 17 फरवरी 2025 को जो एग्जाम होने वाला है ना, इसको आप लोग क्या क्या देख के जाओगे, आप लोग पहले से पढ़ रखे हो। देखिए मैं आपको सिर्फ अंडरलाइन करवाता हूँ। मॉडल पेपर आप सुने होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर एंड इंटरनेट पेपर से हिंदी की ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लेना है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 100 नंबर का आता है, 50 क्लिक करना है ना, तो मॉडल पेपर से पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना। अगर मॉडल पेपर से नहीं भी हो ना, तो ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आप इसी को सिर्फ पकड़ लेते हो तो आपसे एक भी प्रश्न छूटने को नहीं मिलेगा हिंदी में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर से पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आप याद कर लेते हो तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और देखिए आपको ध्यान दिलाता हूं कि देखिए कि हिंदी में जो है ना, पहला तो बुक से पूछा जाता है, दूसरा ग्रामर होता है। तो ग्रामर आप नहीं क्लिक करो तो अच्छा है, क्योंकि ग्रामर में आप क्लिक करोगे ना ऑप्शन को तो शायद वो गलत भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आपको बुक याद हो गया, एक बार आपको बुक याद हो गया
तो उसके बाद जो है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बुक में जो भी ऑप्शन आप याद किए होंगे वो एकदम करेक्ट सही होगा। और जब अगर आप ग्रामर बनाने जाओगे, मान के चलो क का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे कंठ, मान के चलिए कि ऑप्शन में तालु दे दिया तो गड़बड़ा जाओगे ना। तो ग्रामर थोड़ा सा जो है ना 50-50% का चांसेस होता है, बट अगर आप किताब से पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज क्या है कि ऑब्जेक्टिव पेपर से पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। सेकेंड नंबर देखिए, मॉडल पेपर इंटरनेट पेपर से सब्जेक्टिव की तैयारी अवश्य करें। सब्जेक्टिव का मतलब कि देखिए मॉडल पेपर में क्या होता है, इंटरनेट छोड़िए आप एक ही को पकड़ो, मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर में देखिए जो प्रश्न जिस स्टाइल से दिया होता है ना, उसी स्टाइल से आपको एग्जाम में भी आएगा। तो अगर आप मॉडल पेपर को हल करते हो, मॉडल पेपर के पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हो, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने को नहीं मिलेगा। देखिए निबंध एक चीज होता है दोस्तों, निबंध 10 नंबर का आता है, ठीक है, और बच्चे उसको छोड़ देते हैं। आपको मैं बताता हूं कि आप पहले तो 100 में 50 क्लिक कर देना एग्जाम में, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद गद्यांश, गद्यांश आपके जो है ना नंबरों में 4 चांद लगाता है, फ्री फोकट का नंबर है एक तरह से, गद्यांश बनाना। उसके बाद आप एप्लीकेशन बनाना, एप्लीकेशन के बाद आप आंसर क्वेश्चन बनाना, आंसर क्वेश्चन के बाद आप सप्रसंग व्याख्या बनाना, सप्रसंग व्याख्या के बाद जो है ना आप सबसे लास्ट में निबंध बनाना, क्योंकि निबंध में 250 से 300 शब्द में लिखने के लिए कहता है, और बच्चे 250 से 300 शब्द शुरुआत में ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं ना, जिससे टाइम निकल जाता है और बच्चे प्रश्न पूरा का पूरा नहीं बना पाते। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आप निबंध हो सके तो लास्ट में ही बनाना, ओके। अब देखिए यहां पर तीसरा दिया गया गेसिंग क्वेश्चन है हिंदी का सभी प्रश्नों के याद, जितना मैं क्वेश्चन अभी बताया हूं ना, सभी हिंदी के सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप कैसे एग्जाम में लिखोगे। देखो ऑब्जेक्टिव तो चोरी आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि अब 1 से 10 सेट, 1 से जो है ना 10 सेट तक हो चुका है, तो ऑब्जेक्टिव तो सोचो कि आपको मिलेगा नहीं एक दूसरे से, तो ऑब्जेक्टिव आपको खुद से करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है, इसके साथ साथ जो है ना आपको क्या देखना है, तो गद्यांश, ठीक है, गद्यांश देखना है, आवेदन, हिंदी व्याकरण जितना आप पढ़े हो कोचिंग ट्यूशन में सभी एक बार जरूर देख के जाना, जैसे समास देख लेना, वर्ण देख लेना, शब्द देख लेना, भाषा देख लेना, संज्ञा, विशेषण, कारक आदि व्याकरण का तैयारी आपको अवश्य करके जाना है, ठीक है। अगर आप इतना अभ्यास करते हो तभी एग्जाम हॉल में आप प्रवेश करेंगे ना दोस्तों, तो हिंदी में काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। इसीलिए मैं बताता हूं कि हिंदी जो है ना 4 चांद लगाने वाले आपके विषय का, आपके रिजल्ट, आपके मार्कशीट को जो है ना ये 4 चांद लगा देगा अगर आप अच्छे से हिंदी का तैयारी करके जाते हो तो। अब देखिए दोस्तों हम लोग हिंदी ग्रामर में आ चुके हैं, ठीक है। हिंदी ग्रामर में देखिए क्या क्या प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए 200 से 300 शब्द में आपको 250 से 300 शब्द में निबंध लिखने के लिए कहेगा। निबंध जो है ना मॉडल पेपर में जितना भी निबंध है सभी को एक बार जरूर आप पढ़ के जाइए। देखिए निबंध ऐसा नहीं है कि आतंकवाद आया, आतंकवाद पर आप शुरू से अंत तक लिख दो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं, उसे भूमिका लिखना पड़ेगा। जैसे भारत में आतंकवाद, आतंकवाद क्या है अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा जाता है। भारत में आतंकवाद लिखिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद कैसा है वो लिखिए, आतंकवाद फैलाने का क्या कारण है वो लिखिए, इसका समाधान आप कैसे कर सकते हो, ये सब को डैश कर करके आपको लिखना पड़ेगा, तब 10 नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप एकदम परीक्षा के जो है ना सबसे अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर देते हैं तब सबसे लास्ट में से आप हल करो, और जितना हो टाइम बचा है एकदम पूरा का पूरा क्या करो, लिखते रहो। 250, 300, 400 सब चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मेरे प्रिय लेखक पर आप पढ़ लेना, लेखक या नेता कोई भी भूमिका, जीवनी, देश के लिए कार्य, अन्य उपलब्धि, अवसर, ये सब पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, तैयारी आपको खुद करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होली है, होली पर क्वेश्चन, क्योंकि होली के नज़दीक आपका एग्जाम पूछा जाता है तो होली है, होली आ सकता है। भूमिका आप लिखिए उसका, होली लिखिए, उसका पुराना कथा क्या है, होली मनाने का महत्व क्या है, पीछे क्या कारण था, ठीक है। होली की विशेषता क्या, उपहार क्या है, शिक्षा पर आप तैयारी कर लेना, दहेज प्रथा पर पूछ सकता है, जनसंख्या वृद्धि पर पूछता है, मेरे प्रिय कवि, प्रदूषण, छात्र अनुशासन, मतलब इतना टॉपिक आप लोग अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेना, एक ना एक आपको आ जाएगा एग्जाम में, ओके। आप जितना मॉडल पेपर में है कुछ कुछ आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। कोई हो सके नहीं भी आवे तो आप अपने ऐसा हैबिट बना लेना कि आप कोई भी प्रश्न आ जाए ना तो लिख सको, क्योंकि वो निबंध है ना उसको आप सोच सकते हो। क्या दिवाली आपको बताने की जरूरत है, क्या हम अकेले दिवाली मनाते हैं, आप नहीं बनाते हो ना, आप बनाते हो ना, तो आप भी अपना लिखो कि दिवाली में आप क्या क्या करते हो, उसकी विशेषता क्या है, उसका पौराणिक कथा क्या है, वो सब चीज आप लिख सकते हो। तो निबंध जो है ना, निबंध में कोई भी प्रश्न आ जाए आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। ये ऐसा चीज है कि आप इसको याद थोड़ी कर सकते हो, ये अंतरात्मा है, एक अंदर की भावना आपको आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिखते चलोगे। एक बार आप पढ़ लोगे कि हाँ ये स्टाइल में लिखना है तो आप लिख पाओगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है
एप्लीकेशन पूछा जाता है और संवाद पूछा जाता है। देखिए विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में एक आवेदन लिखिए। आपके आवेदन इसमें आएगा लिखने के लिए, फिर 2 दिन की छुट्टी के लिए कभी आएगा, कभी आप भैया के शादी में जा रहे हो उसके लिए 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए। तो एक एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आपको नहीं अगर आता है ना तो फिर संवाद लिख दीजिए। संवाद का मतलब कि 2 छात्र महंगाई है या 2 स्त्री है और 2 स्त्री है अपने साथ में, मतलब 2 स्त्रियां जो है महंगाई पर किस प्रकार से बात करती है। आप दुकानदार और ग्राहक के बीच में पूछा जाता है, ठीक है, 2 छात्रों के बीच में पूछा जाता है संवाद वार्ता। जैसे दुकानदार और ग्राहक के बीच में बोलते हो तो जानते हो ना, दुकानदार में दुकान में तो आप क्या बोलते हो, बोलते हो ना कि नमस्ते मोदी जी, नमस्ते बताइए क्या चाहिए, ऐसा ऐसा बोलते हो ना। तो हमें 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चाय पत्ती चाहिए, तो बताता है रेट, आप रेट पूछते हो, आप कुछ महंगाई का बात करते हो। यही सब जो है आप दिनचर्या में जो जो यूज करते हो वही संवाद में करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर शिक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, तो छात्रों के बीच संवाद लिखना है। अपने मित्रों को एक पत्र लिखे जिनमें एक मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया हो। तो ये सभी टॉपिक जो 5 वर्ग में आएगा ना, अथवा में आएगा, चाहे आप एप्लीकेशन बनाओ, चाहे आप पूरा का पूरा क्या बनाओ, टोटल संवाद बनाओ। ओके, संधि की परिभाषा देना है, ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं इसको बता दीजिए, वचन किसे कहते हैं, कारक से आप क्या समझते हैं, ये सब पूरा ग्रामर आपको देख के चलना है। ठीक है, तो इतना अगर आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों तो आपको हिंदी में कहीं भी एक भी प्रश्न छूटने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला आप 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आप पूरा मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर से याद कर लो अच्छे से हर एक चैप्टर का, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अच्छे से 100 में 50 क्लिक करो, और ऐसा क्लिक करना ना कि गलत नहीं हो, ठीक है। अगर ग्रामर में आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप अगला क्वेश्चन, आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है ना, आप आगे प्रश्न में जा सकते हो, ठीक है। तो बस यही सब ध्यान देना है कि क्या, देखिए सबसे गद्यांश को आपको अच्छे से बनाना है, गद्यांश तो आप बना ही लेते होगे, कहानी को पढ़ के आंसर क्वेश्चन निकालना वो कोई भारी चीज़ तो है नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर आप इतना करके जाते हो तो एग्जाम में जो है ना एकदम अच्छे से अच्छे नंबर आप ला पाओगे। ओके, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस